श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर अनुपम भारद्वाज। आपको बता दें, अनुपम भारद्वाज जी कोटद्वार मानपुर के निवासी हैं और वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित फेलोशिप से आपको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और ग्रोबर फाउंडेशन के द्वारा, जिसे आप साझा करेंगे एक जर्मन वैज्ञानिक के साथ। बहुत बहुत बधाई हो भारद्वाज साहब आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी बहुत उत्सुक हैं कि इतना बड़ा पुरस्कार आपको दिया जा रहा है और आप मूल रूप से पहाड़ के हैं, तो वो कौन सा गांव है आपका जहां आपका जन्म हुआ? मेरा जो जन्म हुआ है ये दक्षिण ब्लॉक के बुंगा तल्ला नामक गाँव में हुआ है और मेरे जो दादाजी हैं वो वहीं के निवासी थे। हम लोग भी बचपन में वहीं रहे हैं और जो प्राइमरी की स्कूलिंग हुई है वो भी दक्षिण ब्लॉक में ही मेरी हुई है। उसके बाद की पढ़ाई आपकी कहाँ हुई? प्राइमरी मैंने प्राथमिक विद्यालय इंडियाना से और फिर राजकीय इंटर कॉलेज बुंगलगढ़ी से पढ़ाई की है। उसके बाद हम लोग कोटद्वार शिफ्ट हो गए थे। कोटद्वार में मैंने मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर से हाई स्कूल की परीक्षा दी है और राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दी है। हम जानना चाहेंगे आपके पिताश्री माताश्री उनके बारे में। मेरे पापा प्रवक्ता के पद पर हैं इस वक्त राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली में। इससे पहले वो राजकीय इंटर कॉलेज बुंगलगढ़ी में 26 वर्ष तक काम किया है उन्होंने। मेरी माताश्री श्रीमती रेखा भारद्वाज वो हैं। डॉक्टर भारद्वाज, हम जानना चाहेंगे कि 12th के बाद आम व्यक्ति दूसरे शहरों की तरफ जाता है, तो आपने उच्च शिक्षा के लिए आप कहाँ गए? मैं भी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया था। उस वक्त हमारी इंजीनियरिंग के कोच के और उसकी कोचिंग वगैरह के लिए दिल्ली गया था और वहाँ पे क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट में मैं अपने कॉलेज का टॉपर था और अच्छी परसेंटेज थी हमारी एग्जाम्स में, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अपना अप्लाई किया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे BSc ऑनर्स में एडमिशन मिला और मैंने वहाँ ग्रेजुएशन की स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। जी, तो आपके शोध का विषय क्या था? मेरे शोध का विषय मुख्यतः तारों पे है। तो हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, जैसे हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है जिसमें हम रहते हैं, इसी तरह की अलग अलग आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। तो हम एक विशेष तरह के तारों पर रिसर्च करते हैं और उन तारों को अलग अलग आकाश गंगाओं में ढूंढते हैं। इससे क्या होता है कि हम इन आकाश गंगाओं की दूरी निकाल सकते हैं कि वो कौन सी आकाश गंगा कितनी दूर है। जब हमें ये पता लग जाता है तो उसके बाद हम उन आकाश गंगाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो कैसे बनी है, आगे जाके उनका क्या भविष्य होगा और इस तरह से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने ब्रह्मांड के बारे में, उसका क्या आकार है, उसकी क्या आयु है, उसका क्या भविष्य होने वाला है, इस बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। जी, बहुत ही रोचक विषय आपका है। और यदि हम बात करें कि उसके बाद आपने रोजगार के लिए क्या किया, किन संस्थाओं से आप जुड़े, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। PhD की डिग्री के पश्चात में PhD के दौरान भी मैं एक यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है, यूरोप की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। यूरोप की नहीं, विश्व की जो ग्राउंड बेस्ड होती है। एक होता है कि स्पेस में हमारी ऑब्जर्वेटरी होती है और एक होता है कि ग्राउंड में जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं उसकी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है वो यूरोप में है, जर्मनी में है। मैं उसमें भी 1 साल तक मैंने काम किया अपनी PhD के दौरान। के बाद PhD खत्म होने के बाद मैं 2018 से कावली इंस्टीट्यूट है बीजिंग में, चाइना में, वहाँ पे मैं एक साइंटिस्ट के पद पर हूँ और वहाँ पे मेरा ये 3 साल का एक प्रोजेक्ट था जिससे मैं काम कर रहा हूँ। इसके पश्चात अगले वर्ष से मैं जापान में और साउथ कोरिया में 3 साल के प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। ये बड़ी बात है कि आप विश्व की बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज के साथ जुड़े हैं, उनके साथ आप काम करना चाहते हैं और वर्तमान में आप काबुल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं के मन में भी है। आपने कहा कि आकाश गंगाओं की बात है, लेकिन एक जो खबर अक्सर आती रहती है वो ये है कि कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजर जाएगा और इस पर तमाम चैनल्स बड़ी डरावनी तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य हो जाता है, वो गुजर भी जाता है नजदीक से। तो ये एस्टेरॉयड्स क्या हैं, किस तरह से ये भ्रमण करते रहते हैं और कब कब ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं? और खासतौर से नासा जैसी जो संस्था है वो बता देती है कि नहीं, सब कुछ सकुशल रहेगा और वो किस तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक भय का वातावरण बन
जाता है। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये थोड़ा सा लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है जब भी ऐसी खबरें आती हैं, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नासा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें वो कोई भी तरह की एस्ट्रॉयड या मेटेरॉइड वगैरह जो भी हमारी धरती के आसपास जिनकी ट्रेजेक्ट्री होती है, जिस तरह से क्या होता है कि हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है धरती की तरफ, तो उसको नासा मॉनिटर करता है, प्रेडिक्ट करता है और उससे पहले ही उसके हिसाब से एक्शन लिया जा सकता है। परंतु ये घटनाएं बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन जो न्यूज में आती रहती हैं, ये मोस्टली क्या होता है कि ये सिर्फ एक डर की स्थिति पैदा कर सकती है, बट रियलिटी में ये सब बहुत ही रेयर है। जी, ये रेयर फिनोमिनाज होते हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो लगातार इस पर नजर रख रही होती हैं। डॉक्टर अनुपम भारद्वाज, यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब प्राइवेट एजेंसीज जो हैं इसरो के साथ समझौता करेंगे रिसर्च में और तमाम प्रोजेक्ट्स में। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। देखिए क्या होता है कि इसरो अभी तक बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहा है। अभी इसरो में हमारे उत्तराखंड में भी एक ऑब्जर्वेटरी है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये नैनीताल में है। अभी कुछ दिन पहले एरीज में और इसरो ने एक MOU साइन किया था जॉइंट स्टडीज के लिए। तो इसी तरह से अभी तक गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ इसरो का कोलैबोरेशन हुआ है, और अगर इंडस्ट्री के साथ भी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ इन बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का कोलैबोरेशन होता है तो वो बहुत ही अच्छा है साइंस के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काफी एडवांस कर चुकी है और काफी एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। काफी सारे जो युवा हैं उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो जैसे कोई भी खगोल विज्ञान में है, डाटा साइंस में काम कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। डॉक्टर अनुपम भारद्वाज, यदि हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस रिसर्च की बात करें और हम उपग्रह प्रक्षेपण की बात करें, इसमें हमने काफी महारत हासिल की है और हम एक साथ कई उपग्रहों को लॉन्च भी कर सकते हैं और ये हमने करके दिखाया है। यदि एस्ट्रोनॉमी की बात करें और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, इनका आपस में क्या संबंध है और एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में हम कितना आगे आ चुके हैं? कि एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि हमारा जो मुख्य काम होता है वो है कि किसी भी जो आकाश में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चाहे तारे हैं, चाहे आकाशगंगाएं हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनको अलग अलग वेवलेंथ पे ऑब्जर्व करना, छोटे या बड़े बड़े टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्राउंड बेस्ड होता है, तो ग्राउंड में जो है बड़े बड़े टेलीस्कोप्स, उनका स्पेस से एक कोरिलेशन होता है। ग्राउंड से जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हमारा वातावरण है उसमें बहुत सारी इंटरफेरेंस होती है, जो क्या करता है कि ऑब्जर्वेशन जो भी हम देखते हैं उसको अफेक्ट करता है। और अगर हम एक बार स्पेस में चले जाएं, जैसे नासा के बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, वो स्पेस में है। अभी इसरो ने भी एस्ट्रोसैट कुछ वर्ष पहले हमने भी एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। तो ये स्पेस में जाने पे क्या होता है कि जो वातावरण का जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो क्या होता है, उससे जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं और फिर उसकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत की जो स्थिति है वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर, वो क्या है? आपको लगता है कि हम एक विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं? यहाँ भारत में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। देखिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह, हिंदुस्तान में भी और बाहर के देशों में भी बहुत नाम कमा रहे हैं। और जहाँ तक इंडियन साइंटिस्ट की बात है तो बहुत सारी डिस्कवरीज हम लोगों के साइंटिस्ट में, चाहे वो एंशिएंट साइंटिस्ट हो या मॉडर्न साइंटिस्ट हो, सबने बहुत ही ज्यादा साइंस में कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम विश्व शक्ति की बात करें तो हमें अभी भी बहुत आगे बढ़ना है, परंतु ये है कि जिस तरह का टैलेंट हमारे देश में है, यह वक्त भी बहुत ज्यादा दूर नहीं कि हम लोग इस फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं।
उत्तराखंड के एक सुदूरवर्ती गांव से आप प्राथमिक शिक्षा लेते हैं और फिर विश्व की बड़ी ऑब्जर्वेटरीज के साथ आप काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये बहुत गर्व की बात है। हमने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था, सोचा नहीं था कि हम भी छोटे से गांव से बहुत ही प्राइमरी की सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके हम आगे ऐसे विश्व की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऑब्जर्वेटरीज में काम करेंगे। परंतु ये होता है कि जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो, पूरी मेहनत से काम करते हो, लगन से काम करते हो, तो सफलताएं धीरे धीरे मिलती रहती हैं। और फिर ये होता है कि आप रुके ना, पद पर आगे बढ़ते रहें। अगर आपने कोशिशें की हैं तो उनको लगातार आगे बढ़ाते रहें, और फिर ये होता है कि धीरे धीरे आपको सफलता मिलती रहती है। और ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं सभी को, अपने साथियों को भी सबको बोलता हूँ कि आप आइए, देखिए हमारे यहाँ पे भी बहुत टैलेंट है। हमारे बहुत ही युवा जो साथी हैं, हमारे साथ के जो बच्चे हैं पहाड़ के, वो भी अलग अलग फील्डों में काम कर रहे हैं और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मिलनी चाहिए तो वो आगे जाके इसी तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम भारद्वाज, विकास के कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हर दिशा में बहुत सफलताएं लोग अर्जित कर रहे थे, विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ थाम के रख दिया, सब कुछ थम गया लगता है। लेकिन विगत दिनों अमेरिका के एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा और उसमें 2 यात्री भी गए। तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो गतिविधियां हैं वो उसी तरह से चल रही हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन हाँ, धरती पर यदि देखा जाए तो इसके कदम रुक गए हैं, बहुत सारी चीजें थम सी गई हैं। कोरोना का जो प्रभाव है उसे आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, देखिए, अभी पिछले कुछ 6 महीने में कोरोना ने पूरी दुनिया की जो गति है उसको एकदम से रोक सा दिया है। और ये बहुत ही कठिन समय है हम सब लोगों के लिए। और ये है कि देखिए, जब बुरा समय आता है तो वो जाता जरूर है और अच्छा समय आता है। ये है कि हम सभी को इस वक्त बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर अपने बुजुर्गों का और बच्चों का सभी का घर में केयर करने की जरूरत है। और जिस तरह की खबरें साइंस में और मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, तो ये है कि अगर आप अपनी केयर करते हो, अपनी साफ सफाई रखते हो, जो उन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, या आप अपने हाथ धोएं, बाहर जाने से पहले, बाहर से आने के बाद अपने हाथ धोएं, साफ सफाई बरतें, किसी के साथ बहुत नजदीक में आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो और ये इसको एक रूटीन बना लेते हो अपनी लाइफ का, क्योंकि अभी कोरोना बहुत जल्दी अचानक से खत्म नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं होगा, तो आपको ये अपनी लाइफ का रूटीन बनाना पड़ेगा, चाहे वो अगले 6 महीने हो, साल भर हो, आपको ये इस तरह से अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही पड़ेगा। और यही अगर हम सब लोग, पूरी दुनिया अगर ये फॉलो करती है, मास्क लगाना और ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो हम निश्चित तौर से इस चीज को जो है, इस चीज से पार पा लें। जी, डॉक्टर अनुपम भारद्वाज, आपने बहुत सही कहा कि अभी बहुत जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। डॉक्टर अनुपम भारद्वाज, आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।